बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। डॉन से शोभराज का कुछ जिक्र करना खतरनाक साबित हो सकता था। इसकी दुश्मनी सिर्फ राजन से थी। इस बुग़्ज़ से फायदा उठाने के लिए मैंने अपनी सारी गुफ्तगू राजन की जात पर मरकूज रखी थी। सबसे पहले मैं इसे हरासा करना चाहता हूँ। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद जवाब दिया, इसे पता चल जाना चाहिए कि अब इसे ललकारने वाला मैदान में आ गया है। पहली बार डॉन के मोटे मोटे और स्याही माइल होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। मुझे ये बात पसंद आई। बेखबरी में कोई भी किसी को मार सकता है, दुश्मन को ललकार कर खाक चिटवाने का मजा ही कुछ और होता है। इस काम के लिए तुम्हें आदमी दरकार होंगे। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मुझे मुसल्लह आदमियों के साथ कुछ बारूदी शोबदों की भी जरूरत होगी। मैं इनकी कीमत अदा करूंगा। ये बात भी साफ हो जानी चाहिए कि डॉन किनारा कश हुआ है, अभी कंगाल नहीं हुआ। छोटा राजन 2 बरसों से मेरे सीने का नासूर बना हुआ है। इसके खात्मे के लिए सारे वसाइल मैं अपने खर्च पर फराहम करूंगा। कमान तुम्हारी होगी। इसने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरे लिए बस एक मुश्किल होगी, तुम गैर मुल्की हो, हमारी जुबान से नावाकिफ हो। मुझे ऐसे आदमी तलाश करना होंगे जो अंग्रेजी भी समझ लेते हों और तुम्हारे साथ आसानी से काम कर सकें। मुझे अचानक असद का ख्याल आ गया। वो सारे मामलात से अलग थलग कर दिए जाने पर नाराज सा था। मैंने डॉन से कहा, तुम जुबान की फिक्र न करो, असद अंग्रेजी के साथ थाई भी बोल लेता है और मेरे भरोसे का आदमी है। इसके जरिए मैं अपना काम चला लूंगा। वो तजवीज सुनकर असद के चेहरे पर रौनक आ गई। राजन और इसके आदमियों को खून में नहला दो। डॉन कह रहा था, मेरी ख्वाहिश है कि किसी बेगुनाह के खून की एक बूंद भी न बहे। ये मेरी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। इसे दागदार नहीं होना चाहिए। हाथियों की लड़ाई में मेंढकों का पिसना मुझे पसंद नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, मेरी भी यही कोशिश होगी। मैंने इसे यकीन दिलाया। यहाँ की पुलिस से बचकर रहना इसने मुझे नसीहत की। ये सख्ती से कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। हमारे आपस के झगड़ों में बिला वजह अपनी टांग नहीं अड़ाते। जिस पर हाथ डाल दे इसकी आसानी से गुलू खुलासी नहीं होती। मैं इस वक्त डॉन की हर बात सुनने पर मजबूर था। मैंने खुलूस से कहा, मैं तुमसे हदायत लेता रहूंगा। ये बताओ कि मैं कब से काम शुरू कर सकता हूँ? कल आ जाओ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इसने नपे तुले लहजे में जवाब दिया। मैं 11 बजे तक नाश्ते वगैरह से फारग हो जाता हूँ और शाम तक घर में रहता हूँ। 6 बजे बार खुल जाता है। इस वक्त से रात गए तक मैं नीचे रहता हूँ। मुझसे वहाँ मिलने की कोशिश न करना। कोई जरूरत हो तो फोन पर बात कर सकते हो। इसने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। एक तरफ थाई जुबान में कुछ छपा हुआ था, दूसरी तरफ अंग्रेजी में सेलर्स बार का नाम, पता और फोन नंबर मौजूद थे। कार्ड पर डॉन का नाम कहीं नहीं था। मोबाइल फोन पर मैं हर वक्त दस्तयाब होता हूँ। कार्ड देने के बाद डॉन ने अपनी बात में इजाफा किया, इस पर मेरा नाम नहीं है लेकिन सब कुछ मेरा है। मैंने कार्ड पढ़कर जेब में रख लिया। बार में रश और बिजनेस का वक्त शुरू हो गया है। डॉन ये कहता हुआ अपनी जगह से उठ गया। मेरा वहाँ मौजूद रहना जरूरी है। हम दोनों भी उठ गए। डॉन की रहनुमाई में हम जीने से नीचे नीम तारीख राहदारी में पहुंचे तो बाहर से आने वाली मिली जुली आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि वहाँ बैंकॉक के जिंदा दिलों का खासा हजूम जमा हो चुका था। इन इंसानी आवाजों के दरमियान बार के साउंड सिस्टम पर एक मशहूर अमरीकी नगमे की गूंज बहुत नुमायां थी। डॉन ने बार का रुख करने के बजाय अकबी दरवाजा खोल दिया। हम दोनों के बाहर निकलते ही वो वजनी चौबी दरवाजा फुर्ती से बंद कर लिया गया। हम सेलर बार की इमारत से शिकस्ता और नाहमवार पतली सी सड़क पर निकल आए थे जो ज्यादा रोशन नहीं थी और दूर तक वीरान पड़ी हुई थी। असद तेजी के साथ एक तरफ हो लिया। मुझे अंदाजा था कि हम एक लंबा चक्कर काटे बगैर मेन रोड तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज तुमने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर मेरा दिमाग मौफ कर दिया था। सेलर्स बार से कुछ दूर निकल आने के बाद असद ने कहा, तुमने बाद में बात ना संभाली होती तो आज मेरे और तुम्हारे दरमियान शदीद झड़प हो जाती। डॉन और राजन हमारे लिए दरमियान के आदमी हैं। इनके जरिए हमें शोभराज तक पहुंचना है। मैं अपने सारे कार्ड डॉन पर जाहिर नहीं कर सकता। मैंने फौरी तौर पर सोचते हुए बात बनाई। बेहतर यही था कि तुम्हारा किरदार पसे मंजर में रहे। अब
अब डॉन के लिए तुम्हारा किरदार सिर्फ एक मुतरजम का है, वो तुम्हें दूसरे चक्रों से लातल्लक समझता रहेगा। डॉन तुम्हारे साथ मुखलस नजर आ रहा है और तुम इसे बेरहमी से गैर मुतल्लक बल्कि बीच का आदमी करार दे रहे हो। डॉन को तुम्हारे ये राय जानकर सदमा होगा, तो क्या तुम इससे मेरी मुखबिरी करोगे? मैंने हंसकर पूछा। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो अपने कानों को छू कर बोला, आज मैं डॉन से पहली बार मिला हूँ। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो बहुत टेढ़ा आदमी है, मगर तुम इससे ज्यादा खतरनाक हो। तुमने इसके तकब्बर से खेलकर बहुत खूबसूरती से इसे राम किया है। बस यही हुनर है जो तुम लोगों से काम दिलाता रहता है, वरना तुम्हारे महकमे में मेहनत और लगन से काम करने वालों की कमी नहीं है। अब पाकिस्तान में तुमने कभी डैनी के साथ काम किया है? असद ने गैर मुतवक्को तौर पर वो सवाल करके मुझे बुरी तरह चौंका दिया। पिछले रोज भी इसने यही सवाल किया था और मैंने इसे टाल दिया था। मेरी तरह वो भी फ्रीलांसर है। मैंने इसके बाल पर किसी तशवीश का इजहार किए बगैर कहा, दोनों की लाइन एक है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, इसलिए आज तक इससे मेरा सामना नहीं हुआ। मिल जाए तो मेरी लॉटरी निकल आएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? इसे पकड़वा दोगे? इसने हैरत से पूछा। 2 मिलियन यानी 20 लाख डॉलर की रकम बहुत बड़ी होती है। आदमी ऐश से बाकिया जिंदगी गुजार सकता है। मैंने इसकी हैरत से महजूज होते हुए जवाब दिया। तुम बहुत अजीब आदमी हो। असद की आवाज तहैयर ज़दा थी। कल तुम डैनी के गुण गा रहे थे, पूरे जोरों शोर से इसकी वकालत कर रहे थे और आज बदजन नजर आ रहे हो। मैं किसी से बदजन नहीं हूँ, मुझे इसकी कारकर्दगी का भी पूरा एतराफ है, लेकिन यार ये तो देखो कि किसी को बैठे बिठाए इतनी बड़ी रकम मिल रही हो तो कौन दिल पर पत्थर रखे। असद ने मेरी बात काट दी। दौलत सब कुछ नहीं होती। तुम्हारे नजदीक इज्जत नफ्स, कौमी वकार और अपनी जमीन से मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। मेरे सामने इस किस्म की बातें ना करो। मैंने अपनी जिंदगी किसी और डब से गुजारी है। मैं अंदर से बहुत मुतमिन और आसूदा हूँ। मुझे दौलत की जरा भी परवाह नहीं है। वेरी गुड, मैंने इसकी पीठ थपक कर कहा। मैं तुम्हारी जुबान से यही सब सुनना चाह रहा था। अमरीकियों को यही खलश है कि इनकी तरफ से इतने बड़े बड़े इनामात की पेशकश के बावजूद आज तक डैनी और वीरा के खिलाफ पाकिस्तान से कोई आगे नहीं आया। हमारे लोग गरीब जरूर हैं, वतन फरोश नहीं हैं। दुनिया चाहे कितना ही जहर उगलती रहे, वो जानते हैं कि कौन इनका हीरो है और कौन दुश्मन। यार तुम अजीब आदमी हो, असद बदमजगी से बोला। कुछ पता नहीं चलता कि कब किस मूड में बात कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है तुम मेरी टो लेने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हल्का सा कहकहा लगाकर इसे यकीन दिलाया। रफ्ता रफ्ता सब कुछ तुम्हारी समझ में आता चला जाएगा। मेरे बारे में तुम्हारे जहन में कोई गलत ख्याल सर उबारे तो फौरी तौर पर जलाल से बात कर लेना। रूए जमीन पर शायद मैं डैनी का सबसे बड़ा परस्तार हूँ, इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सोच सकता। हम मेन रोड पर निकल आए थे। असद ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त तक हमने राजन के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी नहीं की थी। खुशकिस्मती से डॉन बर्नार्ड पहली ही मुलाकात में मेरे दाम में आ गया था। इसने हमें अगले दिन का वक्त दे दिया था। इससे दूसरी मुलाकात से पहले हमारा कुछ न कुछ होमवर्क होना जरूरी था। असद भी इस मामले में मेरा हमनवा था। इसने मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश की, जिसे मैंने नरमी से टाल दिया और इसे आमादा किया कि वो कुछ देर के लिए होटल में मेरे पास रुक जाए ताकि मैं गजाला की मौजूदगी में कोई लाहा अमल तय कर सकूं। मेरा ख्याल था कि असद इन मामलात में गजाला की शमूलियत पर एतराज करेगा, लेकिन इसने खामोशी से मेरी तजवीज मान ली। मैं खुद अपनी बीवी को आगे लाना चाह रहा था तो इसे क्या उज़र हो सकता था। मुज़ाफ़ात के रास्ते अबूर करके हमारी टैक्सी बैंकॉक की शहरी हदूद में दाखिल हुई तो हर तरफ रंगो बू का एक सैलाब आया हुआ था। शबीना तफरीहात के मराकज पर लोगों की ज्यादा भीड़ थी। जिन मारूफ सड़कों पर तजारती साजो सामान से लदी फंदी फुटपाथों के कुर्बो जवार में पैदल चलने वालों की इतनी कसरत थी कि शहर के सारे सियाह सड़कों पर निकले हुए महसूस हो रहे थे। ट्रैफिक से बचने के लिए हमारे टैक्सी ड्राइवरों ने चंद
अंदरूनी रास्ते और गलियां इस्तेमाल की और हम कुछ देर बाद होटल पहुंच गए। असद को कुछ देर के लिए होटल की लॉबी में रोकना नामुनासिब होता। मैं इसे साथ लेकर अचानक अपने कमरे में पहुंच जाता तो गजाला के लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। मैंने लॉबी के एक गोशे से इंटरकॉम पर इसे बता दिया कि मैं चंद मिनट में असद के साथ ऊपर आ रहा था। असद होशियार आदमी था, मेरी उलझन को समझ रहा था। मैं सिगरेट खरीदने के लिए होटल की एक अंदरूनी दुकान में दाखिल हुआ तो इसने देखभाल के बहाने चंद मिनट वहीं गुजार दिए। गजाला के लिए वो मोहलत काफी थी। जरा सी देर में हम अपने कमरे में मौजूद थे। मगरबी मुआशरत के एतबार से हमारे कमरे में असद की मौजूदगी मायूब थी, क्योंकि वो अकेलौता कमरा हमारी ख्वाब का भी था, मगर वहाँ बैठना हमारी मजबूरी थी। राजन के बारे में किसी खुले मुकाम पर बात नहीं की जा सकती थी। अजनबी सरजमीन पर अपनी मादरी जुबान में बात करने का फायदा हासिल होने के बावजूद राजन के नाम पर किसी के कान खड़े हो सकते थे। हमें टेलर्स बार में अपने लबों को तर किए खासी देर हो चुकी थी। डॉन ने हमारे साथ अपनी गर्मजोशी के तमाम तर मुजाहरे के बावजूद मेहमानदारी के नाम पर पानी के एक गिलास तक की पेशकश नहीं की थी। मेरे इमाबर गजाला ने इंटरकॉम पर रूम सर्विस को चाय और क्लब सैंडविचेस का ऑर्डर दे दिया। गजाला के लिए असद की मौजूदगी में बेतकल्फी का इजहार मुमकिन नहीं था। कोई बात शुरू करने से पहले मैंने इसे ये खुशखबरी सुना दी कि हम डॉन बर्नार्ड का एतमाद जीतने में कामयाब हो गए थे। अब अगले कदम की बारी में तुम्हारी क्या राय है? मैंने असद से पूछा। तुम डॉन से कह कर आए हो कि फौरी तौर पर राजन को हरासा करना चाहोगे। मुझे अंदाजा नहीं है कि ये इरादा जाहिर करते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या था। वो बोला। मैंने वो बात रवानी में कह दी थी। मसला ये है कि राजन इस वक्त थाईलैंड में नहीं है। वो आ जाए तो इस तक रसाई दुश्वार होगी। वो हो या ना हो, यहाँ इसके मफादात हैं। गजाला ने मेरी बात दरमियान से उचक कर कहा। आपने बताया था कि यहाँ इसके कई कैसीनो और नाइट क्लब चलते हैं। असद हिम्मतन गजाला की तरफ मतवज्जो हो चुका था। इसके खामोश होने पर बोला। ये बात मैंने ही अली को बताई थी। इन्हें नुकसान पहुंचाकर राजन को पैगाम दिया जा सकता है। गजाला ने बरजस्ता कहा। तुम्हारा मशवरा बहुत मुनासिब है। ये काम निस्बतन आसानी से किया जा सकता है। असद ने एतराफ किया। तुम्हारे बारे में मेरा ये अंदाजा गलत साबित हो रहा है कि औरत होने की वजह से तुम ऐसे मामलात में कोई बेहतर मशवरा नहीं दे सकोगी। इन ठिकानों की फहरिस्त तुमको मुहैया करना होगी। मैंने इसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं यहाँ से जाते ही फहरिस्त तैयार कर लूंगा। कम अज कम 3 कैसीनो और 2 नाइट क्लब मेरी नजरों में हैं, जो बिला शिरकते गैरे राजन की मिल्कियत हैं। ये काम की इब्तदा होगी। आगे के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? इसने पूछा। एक मर्तबा आगाज हो जाए फिर राहें निकलती चली आएंगी। मैंने जवाब दिया। क्या सोबराज के यहाँ आने से पहले ऐसी कार्रवाइयाँ राजन को होशियार नहीं कर देंगी? गजाला ने एक माकूल नुक्ता उठाया। वो जरूर चुकन्ना हो जाएगा। डॉन की तसल्ली के लिए हमें ऐसे इकदाम उठाना होंगे। मैंने वजाहत की। इसे राजन से प्रकाश है। वो हर कीमत पर इसे नीचा दिखाना चाहता है। इसके लिए सोबराज एक नया नाम होगा। वो हमारा मसला है। अब बात समझ में आई। गजाला बुरख्याल अंदाज में अपने ऊँट सुकेड़ कर बोली। आपने राजन और डॉन की दुश्मनी से फायदा उठाकर डॉन को राम किया है। असल बात यही है। असद ने कहा। हमें सोबराज का नाम लिए बगैर इसका खोज लगाना होगा। बज़ाहिर हम राजन के खिलाफ काम कर रहे होंगे। इसी वक्त रूम सर्विस की एक मुकामी वेट्रेस चाय और सैंडविचेस की ट्राली लेकर आ गई और कुछ देर के लिए गुफ्तगू का सिलसिला मौकूफ हो गया। इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। छोटा राजन नामालूम वजह की बिना पर बैंकॉक से बाहर गया हुआ था। सोबराज यकीनी तौर पर कराची से फरार होकर ईरान पहुंच चुका था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कब तक बैंकॉक का रुख करेगा। वो आखिरी लम्हात पर अपना इरादा तब्दील करके खामोशी से किसी और सिमत में निकल जाता तो हमारी पूरी महम बदतरीन नाकामी से दो चार हो सकती थी। ये हमारी तकदीर की खूबी थी कि हमें डॉन की हमायत मुयस्सर आ गई थी। इसे हाथ में रखने के लिए हमारा राजन के मफादात के खिलाफ मैदान में उतरना लाजम हो गया था। डॉन का मान रखने के लिए राजन के मलकीती कारोबार को नुकसान पहुंचाना जरूरी था। वो काम हम दोनों में से किसी को नहीं करना था। इसके लिए डॉन के आदमियों को धंधे से लगाया जा सकता था। चाय नोशी के दरमियान
दरमियान हम तीनों इन मामलात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातें करते रहे। इस दौरान में मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने स्क्रीन पर नमूदार होने वाला नंबर देखा। वो जलाल की कॉल थी। मैं लम्हा भर के लिए उलझन में पड़ गया। असद की मौजूदगी में मैं जलाल से खुलकर बात नहीं कर सकता था। कॉल मुनक़ता करना मुनासिब नहीं था। पता नहीं इसने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर किस जरूरत के तहत फोन किया था। घंटी की आवाज पर असद ने किसी तजस्सुस का मुजाहरा नहीं किया। वो गजाला को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक नजर इसकी तरफ देखा और कॉल वसूल कर ली। बैंकॉक में तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है शहजादे? मेरे कान में जलाल की बेतकल्फाना आवाज आई। वो इस वक्त अच्छे मूड में था। मैं खैरियत से हूँ सर, मैंने मोहतात होकर जवाब दिया। जलाल के लिए मेरा वो तखातब अजनबी था। वो फौरन बात की तह तक पहुँच गया। मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, कौन आया हुआ है? तुम्हारे पास असद बैठा हुआ है। हम अभी डॉन बर्नार्ड से मिलकर आए हैं। मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर असद चौंका और गुफ्तगू रोककर मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। ये डॉन बर्नार्ड क्या बला है? जलाल ने हैरत से पूछा। इस पर असद ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेगा, मैंने मुअद्दब रहते हुए कहा। मैं अभी इससे भी बात करूंगा। मैंने तुम्हें दो बातें बताने के लिए फोन किया है। भारतीय सफारत खाने के अफसर ने विजय की लाश और दूसरे भारतीय शहरियों की शिनाख्त कर लिया है। वो मुदाफियाना पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी खबर ये है कि डैनी होने के शुबे में हमारी एमा पर एक एजेंसी ने 2 आदमी पकड़ लिए हैं। इनसे बाजपुरस की जा रही है। दोनों खबरें अच्छी हैं। डैनी का किस्सा कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। असद को इससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई है। इस बार असद अपनी जगह पर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। इसे ये पता नहीं चल सका था कि मैं जलाल से बात कर रहा था, लेकिन मेरे लबो लहजे से इसने इतना जरूर समझ लिया था कि मैं रुतबे में अपने से बड़े आदमी से गुफ्तगू में मसरूफ था। मालूम होता है कि तुमने इस बेचारे के साथ कोई शरारत की है। इसे परेशान मत करो, वो बहुत मेहनती और मुहब्बे वतन आदमी है। मैंने इससे जरा सा मजाक किया था जिस पर वो परेशान है। आप इसे बता दें कि मैं भी डैनी का खैर ख्वाह हूँ। मैं इसकी उलझन दूर कर दूंगा। और हाँ, ये भी सुन लो कि वो दोनों न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। अव्वल खान ने आखिरी लम्हात में अपना मोबाइल फोन रीटा को दे दिया था। इस नंबर पर भी रोमिंग खुल चुकी है, चाहो तो इससे बात कर सकते हो। इतला देने का शुक्रिया। अब मैं फोन असद को दे रहा हूँ। 1 मिनट ठहरो। डॉन बर्नार्ड के जिक्र से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुमने वहाँ पहुँचते ही दौड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। इस वक्त राजन और सोबराज से ज्यादा अहम तुम्हारी सलामती है। काम जरूर करो, मगर ये ना भूलो कि तुमको यहाँ मौजूदा खतरात की वजह से बाहर जाना पड़ा है। सब याद है सर, आप मेरी फिक्र न करें और असद से बात करें। मैंने अपना मोबाइल फोन असद की तरफ बढ़ा दिया। फोन हाथ में आते ही इसने इज़्तिरारी तौर पर अपनी जगह छोड़ दी। फिर इसकी जुबान से मशीनी अंदाज में सर की आवाजें बरामद होने लगी। बात करते हुए बल्कि सुनते हुए इसने कमरे में टहलना शुरू कर दिया था। शायद जलाल इसे कुछ समझा रहा था। कुछ देर वो सिलसिला जारी रहा। फिर इसने अपने बॉस को डॉन के बारे में इख्तिसार से बताना शुरू कर दिया। अफसरी और मातहती का मामला था। मेरा तजर्बा था कि जलाल अपने आदमियों पर मेहरबान होने के साथ डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त था। वो गुफ्तगू ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। असद ने फोन बंद करके मेरे हवाले किया और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। अच्छा हुआ कि बात इसी वक्त साफ हो गई। चंद सानियों बाद इसने रुमाल से अपनी पेशानी साफ करते हुए कहा, डैनी पर मुकर्रर किए हुए इनाम के बारे में तुम्हारी हरीसाना बातों ने अभी तक मुझे परेशान किया हुआ था। तुम्हारी सफाई पेश करने के बावजूद मेरा जहन साफ नहीं हो सका था। इस बारे में तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखूंगा। मैंने मुस्कुराकर वो बात वहीं खत्म कर दी। असद अगले रोज 11 बजे आने का वादा करके रुखसत हो गया। 11 बजे असद ने फोन पर इतला दी कि सोबराज इस रात की ईरान की परवाज से खामोशी से बैंकॉक पहुंच गया था। इसके बारे में हमारा ये अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ था कि पाकिस्तान से फरार की राह इख्तियार करने के बाद वो गैर जरूरी तौर पर ईरान में रुक कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। पहली फुर्सत में बैंकॉक का रुख करेगा, जहां इसके लिए छोटा राजन जैसा मेजबान मौजूद था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। इसकी आमद की इतला से मुझे दोहरी खुशी हुई थी। इसने पनाह लेने के लिए किसी और मुल्क का इंतखाब नहीं किया था और बहुत जल्द बैंकॉक आ गया था।
जो लोग अपने असूलों की पासदारी करते हुए ईमानदारी से दौलत कमाते हैं वो करोड़पति हो जाने के बावजूद बेजा इसराफ और नमूदो नुमाइश की तरफ रागब नहीं होते। नाजायज राय इस्तेमाल करके आसानी से दौलत बटोरने वालों का हाल इनसे बहुत मुख्तलिफ होता है। वो कदम कदम पर अपनी सरबत और हैसियत का मुजाहरा करने के बहाने तलाश करते हैं। छोटा राजन का तल्लक इस दूसरे कबीले से था। वो खुद बैंकॉक में नहीं था, लेकिन इसके आदमियों को सोबराज की आमद का इल्म था। इसके 3 मुसल्लह मुहाफिज एक पुरशकूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचे थे और सोबराज को अपनी हिफाजत में बराह रास्त राजन के घर ले गए थे। सोबराज अपने साथ सिर्फ एक सूटकेस लेकर बैंकॉक पहुंचा था। असद की फ्राहम की हुई इतला के मुताबिक सोबराज जब भी बैंकॉक आता था शहर के किसी अच्छे होटल में क्याम करता था। ये पहली बार हुआ था कि इसे एयरपोर्ट से राजन के घर पहुंचा दिया गया था। सोबराज के लिए हालात ने बहुत तेजी से पलटा खाया था। पहले वो पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान की हैसियत से बैंकॉक आता था। इस बार वो पाकिस्तानी कानून को मतलूब एक मफरूर मुजरम था जो अपने मुल्क की सरहद को गैर कानूनी तौर पर अबूर करके पड़ोसी मुल्क से बैंकॉक पहुंचा था। एक इम्कान ये भी था कि हवाई अड्डे से राजन के घर मुंतकिल होकर इसने अपनी आमद को खुफिया रखने की कोशिश की हो ताकि इसकी नई कमीगाह का इल्म न हो सके। असबाबो इम्कानात कुछ भी रहे हों, ये खबर बहुत बड़ी थी कि मेरा बदतरीन हरीफ आखिरकार मेरे करीब आ चुका था। असद हमारे होटल से रुखसत होकर सीधा हवाई अड्डे की तरफ गया था। वहाँ पता चला कि तेहरान से आने वाली परवाज ताखीर से बैंकॉक पहुँचेगी। इसका काफी वक्त इंतजार की कोफ्त में बर्बाद हुआ था। मैंने इससे तवील गुफ्तगू नहीं की। काम की चंद बातें मालूम करने के बाद फोन बंद कर दिया। सोबराज आ गया है और राजन यहाँ से गायब है। क्या ये मौका इसे घेरने के लिए मुनासिब नहीं है? गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। तुमने सुना नहीं कि वो राजन के घर में ठहरा है? वो घर किसी हथियार बंद मोर्चे से कम नहीं है। किसी का वहाँ घुसना मुमकिन नहीं है। इसे खासी डील मिल चुकी है। अब आप इसे फोन करके परेशान कर ही सकते हैं। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। इसने मुझसे नजरें चुराकर अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। हार्बर रिवर रोड वाले तसादम के बाद इसे फोन करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैंने कहा, आप आंख मचोली की बात सोच रहे हैं, मैं इसे धमकाने का मशवरा दे रही हूँ। अब हर बात खुलकर सामने आ चुकी है। आप इसे 2 टोक बात कर सकते हैं। वो भड़क सकता है। बैंकॉक पहुंचते इसे मेरा फोन मौसूल हुआ तो इसके कान खड़े हो जाएंगे। आपको क्या पता कि वो कहाँ है? सैटेलाइट फोन पर इससे दुनिया के हर हिस्से में राब्ता हो सकता है। वो ये भी कह सकता है कि वो इस वक्त कराची में है। इसे फोन करके हमें क्या हासिल होगा? मैंने चिढ़कर पूछा। ज़हनी सुकून और आसूदगी, इसने जवाब दिया। लड़ाई का बुनियादी असूल ये है कि अपने दुश्मन को कभी चैन से न बैठने दो। मार न सको तो इसे भगाते रहो। आपका एक फोन इसकी रातों की नींद हराम कर देगा। तुम्हारे मिजाज में किसी को अजियत पहुंचाने का अंसर नहीं है, लेकिन बैंकॉक आने के बाद तुम रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रही हो। ये बताओगे मैं इससे क्या कहूँ? वो हंस पड़ी। बातें बनाना आपका फन है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैंने साइड टेबल से अपना मोबाइल फोन उठाया था कि इसकी घंटी बजने लगी। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और वहाँ अव्वल खान का नंबर देखकर गजाला से कहा, लो अमेरिका से तुम्हारी चहेती का फोन आ गया। दूसरी तरफ बाकी वीरा थी और चहक रही थी। मैंने जानबूझकर इस वक्त फोन किया है। तुम दोनों होटल के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए होगे इस वक्त, और क्या किया जा सकता है? मैंने कहा, कुदरत का क्या निजाम है। तुम वहाँ गहरी रात के मजे ले रहे हो। मैं नाश्ता करके बैठी हूँ और बाहर चमकीली धूप फैली हुई है। सूरज की तेज रोशनी से तुम्हारी आंखें चुंधिया रही होंगी। चमगादड़ों से मेरा कोई तल्लक नहीं है। रातों को जागना और दुश्मन की तलाश में मारे मारे फिरना तुम्हारा शौक है। ये तुम ही को मुबारक हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। दुश्मन के पीछे जाना हर एक के बस की बात नहीं है। इन खराफात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? सोबराज कहाँ है? राजन का क्या बन रहा है? वो अचानक अपने
मुद्दा पर आ गई। जब तक वो मेरे साथ थी मैं हर बात में इसका मशवरा जरूर लेता था। इस मुशावरत में अक्सर कोई नई राह सूझ जाती थी। इस वक्त वो मुझसे हजारों मील दूर मुख्तलिफ माहौल में बैठी हुई थी। इसे सारी तफसीलात बताने का कोई फायदा नहीं था। मैं इसे कोई एक बात बताता और वो बाल की खाल निकालना शुरू कर देती। गुफ्तगू का सिलसिला तवील से तवील तर होता चला जाता। मेरे और इसके मोबाइल फोन हमारे अपनी मलकियत नहीं थे, वो दोनों अव्वल खान बल्कि STF की मलकियत थे। हमें इसमें कार्ड डालना था, ना कोई बिल अदा करना था। इंटरनेशनल रोमिंग पर तवील फासले की गुफ्तगू के जारी अखराजात अव्वल खान के सर जाने थे। बेहतर ये था कि फोन के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाती। मैंने बेपरवाही से कहा, अभी हर तरफ सन्नाटा है, हमारे लिए रावी चैन ही चैन लिखता है। दिन भर शहर घूमते हैं, रात को पांव पसार कर सोते हैं। ये चंद दिनों की बात है। जलाल के दिए हुए ट्रैवलर चेक जल्द हलाल करना पड़ेंगे। ये सच तुम पर भी लागू होता है। तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? वो मेरे लिए नकाबले फहम आदमी है। वो एक गहरा सांस लेकर बोली, जहाज में सवार होने के बाद यूं खोया खोया नजर आ रहा था जैसे अपनी माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा। पता नहीं इसकी अकल कब बालग होगी। फिक्र न करो, अमेरिका में कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो बलूगत के सारे रमोज समझ जाएगा। शायद वो इस काबिल ही नहीं है। लंदन से प्रवास के बाद जरा सी देर के लिए मेरी आंख लग गई और मेरी गर्दन ढलक कर इसके शाने पर टिक गई। वो बिदक गया। बेदर्दी से मेरी गर्दन हटाकर जहाज के पिछले हिस्से में चल दिया। मैं आधे घंटे बाद इसे मनाकर सीट पर वापस ला सकी। शायद वो तुम्हारे पास नहीं है, वरना तुम ये अर्जा सराई नहीं कर सकती थी। अब मैंने इसे गान चक्कर बनाया हुआ है। इसने एक जानदार कहकहा लगाकर बताया, मेरे उल्टे टखने में मोच आ गई है। वो इसके लिए एंटी फ्लो जेट्स और बैंडेज खरीदने के लिए निकला हुआ है। पता नहीं कितनी देर में वापस आएगा। तुम्हारे टखने में मोच कैसे आ गई? मैंने इश्तिबाह अमेज लहजे में पूछा। मेरे पैर में मोच नहीं आ सकती। वो 3 घंटों से मेरे पैर को अपनी गोद में लेकर बर्ल क्रीम से मालिश कर रहा था और मुझे मजा आ रहा था। इसकी हालत पर तरस खाकर मैंने अपनी तकलीफ बढ़ा दी और इसे बाजार भेज दिया। इसी तरह इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। तुम इसके साथ जुल्म कर रही हो, ये बदसलूकी रंग लाएगी। मैंने गुस्से से कहा, जुल्म नहीं, ये पुरअमन बकाए बाहमी के नादर हरबे हैं। मेरे पैर में मोच आने से पहले वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। अब मेरे लिए परेशान है। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद इसने अपनी बात जारी रखी, अभी तुम अपने बदन में दर्द होने की शिकायत करो। गजाला अपनी नींद को भूलकर ऐसी चाहत से तुम्हारा बदन दबाएगी कि तुम्हारी तबीयत निखर जाएगी। ऐसे बेजरर हीलों और बहानों से आपस की मोहब्बत बढ़ती है। तुम ये खेल खेलने के लिए वहाँ गई हो? मैंने तुर्शी से पूछा। जब तक काम का आगाज करने के लिए कोई सिरा नहीं मिलता, इसी तरह खुश रहकर वक्त गुजारना होगा। ये नामुमकिन है कि बिल क्लिंटन यहाँ आकर मुझे पाकिस्तान के खिलाफ अपने सरकारी मंसूबों से आगाह कर दे। वो रुके बगैर बोलती चली गई। वो न्यूयॉर्क में सुबह का वक्त था। वीरा का जहन तरोताजा था। मैंने बात खत्म करने के लिए नरमी से कहा, झूठ सच बोलकर सुल्तान शाह को तंग न करो। वो दूसरे ढब का आदमी है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के दरमियान कोई तलखी जन्म न ले। गजाला जाग रही हो तो इससे भी बात करा दो। वीरा ने मेरा इरादा भांप कर कहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।